મોદી ખેડૂતો સાથે સંવાદ કરી રહ્યા છે। એક મહત્વપૂર્ણ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। करता है उनका नहीं, हर साल बढ़ रहे हैं सर किसान, हर साल किसान उस प्रक्रिया को देख के बढ़ रहे हैं और जुड़ते चले जा रहे हैं। आपने सरसों के तेल के लिए खेत से बाजार तक एक पूरी चेन विकसित की है जी। आपको इसमें शुरू में तो जरा ये कठिन काम है, इतना सारा बीज से बाजार तक चीजों को ले जाना, तो आपको कहीं न कहीं मदद की जरूरत पड़ी होगी। तो सरकार की तरफ से आपको सहायता मिलती रही है, उसमें क्या आपका अनुभव है? नहीं, सरकार की तरफ से समय समय पर सहायता भी मिली है और तकनीकी ज्ञान भी, वो चाहे संस्थान हो, चाहे हमारा कृषि विज्ञान केंद्र हो और चाहे कृषि अधिकारी हो जिले लेवल पर, उन्होंने भी सबने गाइड करा है और उस गाइड का हमने लाभ मिला है सभी किसानों को। कुलवंत जी, आप उदाहरण है कि जब एक किसान अपनी ही फसल को प्रोसेस करके उसे बाजार में उतारता है, वैल्यू एडिशन करता है, तो इसका कितना लाभ होता है। पिछले 7 साल में सरकार की कोशिश रही है कि किसानों के लिए बीज से बाजार तक की ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाए जिससे किसान के श्रम का पूरा सम्मान हो। इसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड, उन्नत बीज, सिंचाई की तमाम परियोजनाएं, यूरिया की उपलब्धता, ऑर्गेनिक खेती, फर्टिलाइजर की उपलब्धता, एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद और वैश्विक बाजारों की व्यवस्था जैसे अनेक प्रयास लगातार चलते रहे हैं। आप जैसे जागरूक किसान इसका फायदा भी ले रहे हैं और आप और किसानों को भी जोड़ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि आप लगातार और किसानों को जोड़ करके एक पूरे माहौल को बदल रहे हैं। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और आपके साथ जुड़े हुए बाकी सब किसानों से भी मेरी बहुत बहुत बधाई। आइए अब हम चलते हैं गोवा, श्रीमती दर्शना जी से बात करेंगे। दर्शना जी पेडनेकर जी। माननीय दर्शना जी प्रणाम। आप बैठिए, आप बैठिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। दर्शना जी, आपके पास कितनी जमीन है और आप उस पर क्या खेती करती हैं? 4 एकर है सर। आणि काय काय शेती करता? भात लायता, कलिंगण, मिरची, कांदा, चवळी, सगळी भाजी भी, लाल भाजी, मुळा, वाल सगळे। इनके पास 4 एकड़ जमीन है, उसके ऊपर वो धान की खेती करती है, इसके साथ वो तरबूज की खेती, चौराई खेती, सब्जियों में टमाटर, मिर्ची जैसी खेती करती हैं। अनेक बार लिखा भी जाता है कि भाई ये तो राज्य का विषय है, भारत सरकार को उसको कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसा भी कहा जाता है क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है। और मैं जानता हूं क्योंकि मुझे भी कई वर्षों तक गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला था। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए, क्योंकि राज्य की विशेष जिम्मेवारी है ये मैं जानता था और इस जिम्मेवारी को मुझे निभाना चाहिए, ये मुख्यमंत्री के नाते मैं पूरी कोशिश करता था। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने कृषि व्यवस्था को, कृषि नीतियां और उनके खेती पर प्रभावों को बहुत निकट से अनुभव किया। और अभी हमारे नरेंद्र सिंह जी तोमर मेरे गुजरात के कार्यकाल में क्या मैं काम कर रहा था उसका भी बड़ा वर्णन कर रहे थे। एक समय था जब गुजरात में खेती कुछ फसलों तक ही सीमित थी। गुजरात के एक बड़े हिस्से में पानी के अभाव से किसान खेती छोड़ चुके थे। उस समय एक ही मंत्र को लेकर के हम चले, किसानों को साथ लेकर के चले और मंत्र था स्थिति बदलनी चाहिए, हम मिलकर स्थितियां जरूर बदलेंगे। इसके लिए उस दौर में ही हमने साइंस और आधुनिक टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग शुरू कर दिया था। आज देश के एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में गुजरात की एक बड़ी हिस्सेदारी है। अब आज गुजरात में 12 महीने खेती होती है। कच्छ जैसे क्षेत्र में भी
आज वो फल सब्जियां पैदा होती हैं जिनके बारे में कभी सोच नहीं सकते थे। आज कच्छ का रेगिस्तान में से वहां की कृषि पैदावार विदेशों में एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ है। भाइयों बहनों, सिर्फ पैदावार पर ही फोकस नहीं किया गया, बल्कि पूरे गुजरात में कोल्ड चेन का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया। ऐसे अनेक प्रयासों से खेती का दायरा तो बढ़ा ही, साथ ही खेती से जुड़े उद्योग और रोजगार भी बड़ी मात्रा में तैयार हुए हैं। और क्योंकि एक मुख्यमंत्री के नाते राज्य सरकार की सारी जिम्मेवारी होती है, तो मुझे वो समय इन सारे कामों करने का अच्छा सा अवसर भी मिला और मैंने पूरी मेहनत भी की। भाइयों और बहनों, खेती में हुए ऐसे ही आधुनिक परिवर्तनों को आजादी के इस अमृत काल में और विस्तार देने की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन खेती ही नहीं बल्कि हमारे पूरे इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मौसम में बदलाव से हमारा मत्स्य उत्पादन, पशुओं का स्वास्थ्य और उत्पादकता बहुत अधिक प्रभावित होती है। इसका नुकसान किसानों को, मछुआरे साथियों को उठाना पड़ता है। जलवायु परिवर्तन के कारण जो नए प्रकार के कीट, नई बीमारियां, महामारियां आ रही हैं, इससे इंसान और पशुधन के स्वास्थ्य पर भी बहुत बड़ा संकट आ रहा है और फसलें भी प्रभावित हो रही हैं। इन पहलुओं पर गहन रिसर्च निरंतर जरूरी है। जब साइंस, सरकार और सोसाइटी मिलकर काम करेंगे तो उसके नतीजे और बेहतर आएंगे। किसानों और वैज्ञानिकों का ऐसा गठजोड़ नई चुनौतियों से निपटने में देश की ताकत बढ़ाएगा। जिला स्तर पर साइंस आधारित ऐसे कृषि मॉडल खेती को अधिक प्रोफेशनल, अधिक लाभकारी बनाएंगे। आज जलवायु परिवर्तन से बचाव करने वाली तकनीक और प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जो अभियान आज लॉन्च किया गया है, उसके मूल में भी यही भावना है। भाइयों और बहनों, ये वो समय है जब हमें बैक टू बेसिक और मार्च फॉर फ्यूचर दोनों में संतुलन साधना है। जब मैं बैक टू बेसिक कहता हूं, तब मेरा आशय हमारी पारंपरिक कृषि की उस ताकत से है जिसमें आज की अधिकतर चुनौतियों से जुड़ा सुरक्षा कवच था। पारंपरिक रूप से हम खेती, पशुपालन और मत्स्य पालन एक साथ करते आए हैं। इसके अलावा एक साथ एक ही खेत में एक ही समय पर कई फसलों को भी उगाया जाता था। यानी पहले हमारे देश की एग्रीकल्चर मल्टीकल्चर थी, लेकिन ये धीरे धीरे मोनोकल्चर में बदलती चली गई। भिन्न भिन्न परिस्थितियों की वजह से किसान एक ही फसल उगाने लग गया। इस स्थिति को भी हमें मिलकर बदलना ही होगा। आज जब क्लाइमेट चेंज की चुनौती बढ़ रही है, तो हमें अपने कार्यों की गति को भी बढ़ाना होगा। बीते वर्षों में इसी भावना को हमने किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। किसान को सिर्फ फसल आधारित इनकम सिस्टम से बाहर निकालकर उन्हें वैल्यू एडिशन और खेती के अन्य विकल्पों के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। और छोटे किसानों को इसकी बहुत जरूरत है और इसलिए हमने पूरा ध्यान 100 में से 80 जो छोटे किसान हैं उन पर लगाना ही है। और हमारे किसानों के लिए इसमें पशुपालन और मत्स्य पालन के साथ साथ मधुमक्खी पालन, खेत में सौर ऊर्जा उत्पादन
कचरे से कंचन यानी इथेनॉल, बायोफ्यूल, ऐसे विकल्प भी किसानों को दिए जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ समेत देश के किसान इन्हीं तेजी से इन सारी नई नई बातों को अपना रहे हैं। खेती के साथ साथ 2-4 और चीजों का विस्तार कर रहे हैं।